हाय वर्ल्ड, एज यू नो दैट आई एम राहुल आनंद। तो सबको पता है कि मेरा नाम क्या है, दरअसल राहुल आनंद है। तो आज फिर से हम लोग जो है ना एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया टॉपिक को कमांड करते हुए कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है दरअसल वो इन टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि दरअसल ब्लड ग्रुप है। तो जो भी दरअसल इस वीडियो को लाइव देख रहा है उसको एक बार हाय, ठीक है। तो उसको एक बार तहे दिल से हाय, नमस्कार, वेलकम, ओला, ठीक है ना, केम छो, सब मज़ा में ही, फाइन ही होना चाहिए, है ना, सब फाइन, ठीक है ना। तो चलो हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। तो जैसा कि तुम लोग जानता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, क्या है नाम उसका, दरअसल राहुल आनंद बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो उस पर क्या होता है, बहुत सारा लेक्चर्स आता है किससे रिलेटेड, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट और टॉपिक से रिलेटेड। तो आज दरअसल जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं ये आपका एम्स नीट का एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट से। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो प्रोबेबली चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ देर इंग्लिश भी बोलेंगे, कभी कभी हिंदी भी बोलेंगे, समझने का कोशिश और प्रयास करना, ठीक है। तो these topics literally belonging from which of the chapters of your book? So fine, it is belonging from the human genetics। तो ये जो चैप्टर है ना ह्यूमन जेनेटिक्स से लिटरली बिलोंग करता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हियर मतलब हो गया ब्लड ग्रुप इन टर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या फिर बोल सकते हो क्या, या फिर बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले याद रखने का चीज़ ये है कि लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया, क्या नाम है लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया। तो लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाउंड वन। सो लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया वाज प्रोबेबली अ बायोलॉजिस्ट और आइदर यू कुड से दैट ही वाज अ साइंटिस्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया को, कि वो बायोलॉजिस्ट थे या फिर वो साइंटिस्ट थे, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड लिटरली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। तो लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया ने कितने 4 फिंगर है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को दरअसल खोजने का प्रयास किया, ये मतलब 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को खोजने का प्रयास किया। बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? सो योर लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया लिटरली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टू फाइंड द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप बाय द हेल्प ऑफ what things? By the help of the antigens as well as the antibody literally being present as well as found in term of your body or either in term of your blood, fine। so लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे या फिर बोल सकते हैं एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई 4 तरह का बेसिकली ब्लड ग्रुप को फाइंड करने में, 4 तरह का, ठीक है। और दरअसल ये ब्लड ग्रुप का खोजने के दौरान वो जिन चीज़ों का दरअसल हेल्प लिए थे वो क्या था, एंटीजन और एंटीबॉडी था, क्लियर। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ तत्व था जो कि दरअसल खून में पाया जाता है, उनसे लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया ने अहम भूमिका निभाया, क्या काम करने में, दरअसल 4 तरह का ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट या फिर खोजने में, क्लियर। अब जब बात करेंगे कि ये मतलब हो गया एंटीजन या फिर एंटीबॉडी होता क्या है, तो एंटीजन क्या है, एंटीजन आर द फोरिजिन पार्टिकल्स और आइदर यू कुड से दैट एंटीजन आर द फोरिजिन सबस्टेंसेस। क्या बोले कि जो हम लोग का एंटीजन है दरअसल फोरिजिन पार्टिकल्स है या फिर फोरिजिन सबस्टेंसेस है, क्लियर। अब ये फोरिजिन सबस्टेंसेस या फिर फोरिजिन पार्टिकुलर पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो लिटरली इट कुड बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हुआ कि ये फोरिजिन पार्टिकल्स दरअसल वैसा सूक्ष्म जीव हो सकता है, वैसा सूक्ष्म जीव या फिर छोटा जीव हो सकता है जिसको हम लोग नेकेड आई मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज लेना पड़ेगा, क्लियर। तो माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप की मदद से दरअसल इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है। तो जो एक बार जुड़ रहा है ना उसको हाय कर देते हैं फिर से, ठीक है, नमस्कार, और जुड़ने के लिए थैंक यू। और देखते रहना वीडियो, कुछ सीखने को मिलेगा। जो बच्चा या फिर कलीग्स या फिर फ्रेंड या फिर रिलेटिव दरअसल बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, क्लियर। हाँ, तो क्या बताएं, दरअसल एंटीजन आर व्हाट, तो एंटीजन आर फोरिजिन पार्टिकल्स, मतलब एंटीजन जो है ना शरीर में बाहर से आने वाला पार्टिकल्स होता है, तो उसको बेसिकली एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं फोरिजिन पार्टिकल्स। अब जब बात करते हैं
कि ये क्या क्या हो सकता है। तो जो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, जैसे जैसे कि हो जाएगा वायरसेस, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को पहले भी थोड़ा जो है ना जानकारी है। क्या होता है बैक्टीरिया? दरअसल बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, दरअसल जो भी बैक्टीरिया है ना, सिर्फ एक कोशिका या फिर एक सेल का बना हुआ जीव है। क्लियर हुआ? जैसे मान चलो ये एक पेन है, अगर मान के चलो बोल दिए कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब क्या होगा, मतलब होगा इस पेन के अंदर में जो जान एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको फेवर करने के लिए सिर्फ एक कोशिका, मतलब वह सिर्फ एक और सेल की रिक्वायरमेंट है। और उस पार्टिकुलर सेल से ये जो पेन है, मान के चलो अभी ऑर्गेनिज्म मांग रहे, ये अपना फुल लाइफ को स्टेन करने में, लाइफ स्पेन को बिताने में सक्षम है। मतलब क्या हुआ, दरअसल बैक्टीरिया जो है दरअसल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब क्या हुआ कि बस और बस एक कोशिका का बना हुआ जीव है, और उन्हीं से इनका जो है ना लाइफ स्पेन दरअसल सपोर्ट हो जाता है। मतलब क्या कि उनके अंदर में जो प्राण एग्जिस्ट होगी वो दरअसल एक कोशिका का होगा, और उस कोशिका यानी कि सेल में इतनी एबिलिटी और इतनी खासियत होगी कि वो दरअसल अपने पूरे लाइफ स्पेन को प्रोसीड या फिर फेवर कर सकेगा अकेले जीने में। क्लियर? अब एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग का ये है ना तीत है, तो तीत में दो तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। एक को बोलते हैं थाइकोबायोंट, दूसरे को बोलते हैं माइकोबायोंट। तो हम बाद में बताएंगे कि थाइकोबायोंट और मायोबायोंट दरअसल क्या होता है। अब ये तो सबको पता है कि दो तरह का तीत होता है, एक को बोलते हैं टेम्पोररी तीत और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट तीत। तो दरअसल एक तरह का तीत को बोलते हैं टेम्पोररी तीत, जो कि बच्चे में दरअसल पाया जाता है जब तक वो अराउंड 13 ईयर से बिलो रहते हैं। क्लियर? तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसका लाइफ 3 फेज में 4 फेज में बटा हुआ। एक हो जाता है बचपन वाला फेज, जिसको हम लोग चाइल्डहुड फेज में बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैचुरेशन वाला फेज, मतलब हुआ एडोलसेंस वाला फेज या फिर प्यूबर्टी, मतलब ऐसा एज जिसमें प्रोबेबली जो बच्चा है वो जवान होने लगता है। तीसरा कौन सा फेज है? तीसरा है मोनोपॉज फेज। तो मोनोपॉज का मतलब क्या हो गया, वो एज में जो है दरअसल हर तरह का सेल का जो लाइफ स्पेन है ना, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, और जनरल बॉडी ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी इंसान सीधा टेक ऑफ करता है किसके पास में, भगवान के पास में। किसके पास टेक ऑफ करेगा? भगवान के पास में। तो उस केस में समझने की कोशिश किए कि दरअसल हमारा जो बैक्टीरिया है ना, जो हमारे दांतों में पाया जाता है, दरअसल ये बैक्टीरिया एक कोशिका का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश किए थे कि जो दांत है वो भी दरअसल दो टाइप का होता है। एक को बोल देते हैं टेम्पोररी टीथ और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ। जो टेम्पोररी टीथ है वो दरअसल उन ऑर्गेनिज्म, मान के चलो ह्यूमन बींग है, उनमें भी पाया जाएगा, और वैसा टीथ होता है जो कि दरअसल रिप्लेसेबल होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चा है उसके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और कुछ समय के बाद अराउंड 12 to 13 ईयर्स वो टीथ रिप्लेस हो जाता है। लेकिन जो मान के चलो मानव है, ह्यूमन बींग है, जो एडोलसेंस का स्टेज या फिर प्यूबर्टी, मतलब हुआ कि वो मैच्योरिटी को इस्टेब्लिश कर गया है या फिर उस स्टेज को जो है टच कर गया है, मतलब क्या होगा, उनके पास जो दांत है वो परमानेंट हो जाएगी। तो उनके दांत रिप्लेसेबल नहीं होते, तो उसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग परमानेंट टीथ। आगे बढ़ते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग का बैक्टीरिया है, तो गुड बैक्टीरिया होता है और एक बैड बैक्टीरिया होता है, तो उसको आगे बताएंगे। क्लियर? तो अभी ये जानने का कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों में रहता है, वो बैक्टीरिया जो है क्या है, बैड बैक्टीरिया, क्योंकि वो हमारे दांतों में डेंट प्रोड्यूस कर देता है और भी अलग अलग तरह का इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करने में अहम भूमिका निभाता है। अब बैक्टीरिया भी दो भागों में बटा हुआ है, क्या क्या, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। ठीक है, इसको बाद में डील करते हैं। अब दूसरे में हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग का है वायरस। तो सबको पता है ना, जैसे कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्या हो गया, एक तरह का वायरस है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ह्यूमन बींग में भी देखने को मिलता है, नहीं है कॉमन कोल्ड, मतलब वह सर्दी खांसी। तो ये किसका वायरस होता है, दरअसल ये जो है नॉर्मल वायरस होता है कॉमन कोल्ड वाला। लेकिन अब जैसे हम लोग का ये कोरोना वायरस, तो सबको पता है ना कोरोना वायरस, उसके कारण अभी छुट्टियाँ चल रही है, सारा चीज़ बंद हुआ पड़ा है। क्लियर? तो उसका भी कुछ वैक्सीन आने वाला, देखते हैं कब तक वो दरअसल सपोर्ट फेवर करता है अल्टीट्यूड बनाने के मैकेनिज्म। तो अब दूसरा फेज में आते हैं कि जो हम लोग का एंटीजन है उसको क्या बोलते हैं,
एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग देखें कि एक एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कि क्या क्या है, बैक्टीरिया और वायरस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है केमिकल्स, जो भी रसायन है, ये भी अहम भूमिका है किसमें प्रोड्यूस करते हैं। दरअसल ये भी एग्जाम्पल है किसका, एंटीजन का। तीसरा क्या होगा, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का मतलब क्या होगा, जो भी कुछ जहरीला चीज़ है ना, ये भी अहम भूमिका निभाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटीजन के मीडियम से ट्रांसपोर्ट होने में। और चौथा हम लोग का क्या है, चौथा है हम लोग का अदर पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग क्या डील किए, पहले हम लोग डील किए थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो दरअसल है बैक्टीरिया, वायरसेस। दूसरा हम लोग का क्या हो सकता है, टॉक्सिन्स या फिर केमिकल्स। फाइंड कर, इधर देखना ये लिखा हुआ है केमिकल्स, टॉक्सिन्स। और चौथा जो टर्म लिखा है वो है अपना पोलन। क्लियर। तो पोलन के बारे में सबको पता है क्या, तो मान के चलो जैसे फ्लावर है, ठीक है, फूल है, फूल में 50 पार्ट, मतलब हुआ इन फ्लावर वी डू हैव अराउंड 5 to 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिटरली। तो जो हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसको बोलते हैं स्टामेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं कार्पल। तो स्टामेन के अंदर में दरअसल ये पोलन ग्रेन्स रहता है। अब क्या, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है, ह्यूमन बीइंग का जो सेक्सुअल ऑर्गन का जो भी प्रोडक्शन होता है, मतलब जो भी पार्टिकुलर सेक्स सेल है वो स्पर्म है। लेकिन प्लांट के शरीर में जो एक मैकेनिज्म है ना, जिसके द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करेगा, तो उसमें जो ऑर्गन है दरअसल वो पोलन है। क्या काम करता है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में स्पर्म होता है, ये मेल गैमेट का। हिंदी में पोलन को बोलते हैं परागकण। हिंदी में पोलन को क्या बोलते हैं, हिंदी में दरअसल पोलन को बोलते हैं परागकण, ठीक है। तो दरअसल हम लोग का जो स्टामेन है ना, उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और प्रोबेबली इसके अंदर में भी क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। और एंथर में 5 या फिर 4 लूप के आसपास जो है ढांचा होता है। बेसिकली उस जो ढांचा है ना, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोलन सेक। और उसी पोलन सेक के अंदर में ये पार्टिकल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं पोलन। काफ़ी हद तक रिलेट भी कर लेगा, जिससे बोल दिया पोलन सेक मतलब क्या हुआ, पोलन का बोरा। सेक का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, हिंदी में पोलन का सेक का मतलब हो जाता है बोरा। तो जब बात किए कि हम लोग का स्टामेन जो है वो दरअसल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो उसके शरीर से जो मेल गैमेट निकलेगा ना, वो होता है पोलन। अब ह्यूमन बीइंग में जैसे मेल गैमेट रहता है, तो क्या होता है ह्यूमन बीइंग का मेल गैमेट, स्पर्म होता है। उसी तरीका से जो अपना प्लांट है ना, उसमें भी पोलन दरअसल क्या होगा, ये मेल गैमेट जैसा रोल परफॉर्म करता है। जो पार्ट है दरअसल अपना क्या है, वो है हम लोग का ईयर, मीन्स stamens. Stamens are the male reproductive part. Probably these are bearing the anther, and these anther are having the 4 sac-like structure. ठीक है, और and these sac-like structure is literally holding what? So these are literally holding the pollen grains. मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग के शरीर में मेल गैमेट में स्पर्म रहता है, बिल्कुल उसी तरीका से जो फ्लावर है ना, उसके मेल गैमेट में क्या होगा, पोलन होगा। क्लियर। और फीमेल गैमेट में अलग चीज़ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग या ओवम। तो उसको हम बाद में डील करते हैं। इतना समझ में आना चाहिए कि पोलन जो है दरअसल परागकण होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जिस तरह से हम लोग के शरीर में मेल गैमेट है, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है स्पर्म, उसी तरह से फ्लावर में जो भी मेल गैमेट रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम होगा पोलन। ठीक है। अब उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का केस होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ हम लोग समझने का कोशिश किए कि हमारे पास जो एंटीजन है उसको बोलते हैं फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स। जब एग्जाम्पल लेने का कोशिश किए तो क्या था एग्जाम्पल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज द बैक्टीरिया एज वेल एज द वायरसेस, probably the pollen as well as the chemicals and the toxins do play an important role as like the foreign agents which literally target our body in term of the human being। मतलब क्या हुआ कि ये सारा वो पार्टिकल्स है दो जो बाहर के वातावरण से ना, एक्सपोज इन्वायरमेंट से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। क्या कर सकता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब एंटीजन का रोल क्या है, तो एंटीजन पार्टिकुलरली ट्रिगर्स द बॉडी in order for making the antibody. So you could say that
Antigen are those things which literally playing an important role, as well as antigen are those things the immunity to form what, to form the antibody. देखो यहाँ पे 3 टर्म बता दिए कि एंटीजन जो है ना दरअसल ये क्या करेगा, ये ट्रिगर कर देता है हियर मीन टर्म ऑफ द इम्यूनिटी को टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म द इम्यूनिटी. तो एंटीजन के बारे में सबको पता चल गया कि एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर हियर मीन्स फॉरेन सबस्टेंस है जो शरीर के अंदर आना चाहता है. दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, ये मिडिल फिंगर देख लेना, 3 फिंगर, बीच पहला क्या था हियर हम लोग का एंटीजन, और बीच में हम लोग का क्या है दरअसल फिंगर में, बीच में जो फिंगर है उसमें दरअसल रोल किसका हो जाएगा हियर मीन टर्म ऑफ द इम्यूनिटी, और तीसरा क्या होता है एंटीबॉडी. तो एक टर्म बेसिकली डील किए कि एंटीजन पार्टिकुलरली ट्रिगर्स द एंटी हियर मीन टर्म ऑफ द इम्यूनिटी टू फॉर्म द एंटीबॉडी. तो एंटीजन का मतलब तो समझ में आया कि ये क्या था, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स था. अब इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ देख लेना, इधर लिखा हुआ है इम्यून सिस्टम लिखा हुआ है ना, इसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी कभी डाइजेशन का रोल या फिर मैकेनिज्म बोला जा सकता है, उसी तरीके से. तो दरअसल क्या बताए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है. ठीक है, यहाँ एक टास्क है HWS, इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज प्रोबेबली द इम्यून सिस्टम, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लिटरली स्टडी एज वेल एज डी अबाउट द इम्यूनिटी इज रिगार्डेड एज वेल एज कंसिडर्ड अंडर द केस ऑफ इम्यूनोलॉजी. मतलब क्या हुआ, वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे ना, वो सारे साइंस के ब्रांच को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वो सारे साइंस के ब्रांच को अंग्रेजी में इम्यूनोलॉजी बोला जाता है. फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था कि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र है जिसके द्वारा किसी भी बीमारी को दरअसल कोई भी जीव मारने में सक्षम या फिर हराने में सक्षम होता है. तो एडवर्ड जिनर ने क्या किया, एक इम्यून सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसकी खोज की. ठीक है ना, उसी का अंग्रेजी में नाम इधर लिखा हुआ है इम्यून सिस्टम, हियर इम्यून सिस्टम. दूसरा बताए कि वैसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी या फिर पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. ठीक है, जो सुन रहा है उसको धन्यवाद, और फिर से हाय, क्योंकि कनेक्शन के टाइम में शुरुआत से हर कोई नहीं जुड़ता, धीरे धीरे सब आते हैं, है ना. ठीक है, तो जो जुड़ रहा है उनको धन्यवाद. तो इधर समझ में आया हम लोग को कि ये जो इम्यून सिस्टम है इसका मतलब क्या हुआ. इम्यून सिस्टम हुआ हमारे शरीर में खुद एक ऐसा मैकेनिज्म प्रेजेंट है जो किसी भी बीमारी से लड़ करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है. लेकिन एक्सेप्शन का केस भी है. एक्सेप्शन का केस क्यों है, जैसे कैंसर है, कैंसर का परफेक्ट दवाई नहीं बना, लेकिन अगर कैंसर का इनिशियल स्टेज में कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर में रहता है ना, तो ये इम्यून सिस्टम का जो भी सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो उन डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कैंसर का जो भी है ऑर्गेनिजम्स, तो इन सारे से लड़ने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे शरीर को बचाने का कोशिश तो ज़रूर करता है. लेकिन कैंसर आम बीमारी नहीं होता, इसलिए कभी कभी ये फेल कर जाता है. अभी हालांकि इफेक्टिव दवाई आ रहे हैं तो उसके द्वारा देख सकते हैं आगे क्या होगा. तो एंटीजन आर व्हाट, एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल्स एंड इम्यून सिस्टम इज व्हाट, इम्यून सिस्टम इज प्रोबेबली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नोन टू द इम्यूनिटी. सबको समझ में आया. और वैसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है इम्यूनोलॉजी. ठीक है, किसी का कोई नहीं, किसी का जो है ना कॉल वाला जाता है. आगे देखते हैं. तो साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इम्यूनोलॉजी. ठीक है, वैसे साइंटिस्ट जिन्होंने अहम भूमिका प्रदान किया, किसके लिए, वैसे साइंटिस्ट जिन्होंने अहम भूमिका प्रदान किया इम्यून सिस्टम को फाइंड आउट करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्ड जिनर. सो एडवर्ड जिनर was particularly the scientist or the person who played the significant role. So, who played a significant role to probably find what is actually the immune system. ठीक है,
अब तीसरी बात करेंगे कि वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज वेल एज नोन एज द एंटीबॉडी। फाइंड ये जो अपना एंटीबॉडी है ना, ये क्या हो जाता है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है देख लेना, ये एंटीबॉडी। तो बात करेंगे एंटीबॉडी और व्हाट। तो एंटीबॉडीज आर दोज पार्टिकल्स व्हिच आर लिटरली बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। फाइन, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वैसा पार्टिकल्स है, वैसा थिंग है जो कि दरअसल शरीर में बनाया जाता है। एज वेल एज एंटीबॉडीज आर द थिंग्स व्हिच आर लिटरली बीइंग मेड बाय द बॉडी itself, as well as these are being produced in term of what? In term of the lymphocytes, and where? In term of the lymphocytes as well as in term of the white blood cell। समझ में आया? तो दरअसल हम लोग का जो lymphocyte ये है ना एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज आर दोज पार्टिकल्स which are literally being produced by the body itself। फाइन, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वैसा पार्टिकल है जो हमारे शरीर में बनाया जाता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है ना। और वाइट ब्लड सेल का भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है शरीर में, जिसे हम लोग जानते हैं। मान के चलो ये स्किन है ना, स्किन को बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन को क्या बोलते हैं? जो हमारे शरीर में स्किन है इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इधर मान के चलो एक छोटा सा कट लग गया, जो भी इधर का वेसल्स है ना स्किन का, ये पंक्चर हो जाएगा। अब पंक्चर होने के बाद क्या होगा? इससे रसमेंट होने लगेगा, किसका? कुछ कुछ वाइट फ्लूइड का। उसके बाद जो है अपना ब्लड का भी रसमेंट होता है। तो जो ब्लड का रसमेंट होता है दरअसल वो रेड ब्लड सेल के केस में आ जाता है, और जो भी कुछ पस वाइट नुमा आकार का होता है ना, वो अपना हो जाता है वाइट ब्लड सेल। तो दरअसल क्या बोले कि एंटीबॉडी आर दोज पार्टिकल्स which are literally being produced by the body itself in term of what? In term of the lymphocytes, probably known as the white blood cell। Find here, इधर देखे ना मिल जाएगा। एंटीबॉडी formed inside the body by lymphocytes, WBC मतलब हो गया white blood cell। पहले भी बताए थे कि white blood cell का जो दरअसल लाइफ स्पेन है वो कितने दिन का होता है। जो हमारे शरीर में white blood cell है दरअसल इसका लाइफ स्पेन होगा 4 से 5 दिन का। क्या बताएं कि जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल है ना, इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? 4 से 5 दिन का। सेकेंड केस है हम लोग का रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल है इनका लाइफ स्पेन हो जाता है दरअसल 120 डेज। क्लियर हुआ? अब जो बोलेंगे कि एंटीबॉडी का दरअसल शेप एंड साइज क्या होता है, तो एंटीबॉडी आर द लार्जर वाई शेप्ड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ओके, so what are actually the antibody are the larger y shaped proteinous structure। इस चीज को समझने का कोशिश करना कि क्या हुआ। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का होता है। फाइन, और जो एक शेप एंड साइज होगा ना काफी हद तक उसका वाई आकार का होगा। इधर देखना, ये यहाँ लिखा है ना, एंटीबॉडी आर द लार्जर वाई शेप्ड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका शेप एंड साइज जो होगा ना काफ़ी हद तक अल्फ़ाबेट में वाई स्ट्रक्चर होगा, और ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का होता है। इधर देखना, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर पहले भी बताएं प्रोटीन क्या होता है, बताएं क्या? शायद बताएं, ठीक है। तो प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या हुआ? मतलब प्रोटीन जो है दरअसल वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है किसका? प्रोटीन जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका मतलब अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड। इधर समझना, जैसे ये चेन का ब्रेसलेट है ना, तो छोटा छोटा जो चेन का ब्रेसलेट है इसको बोल देंगे हम लोग अमाइनो एसिड। ये छोटा सा अमाइनो एसिड, ये ब्रेसलेट में। दूसरा वाला भी अपना जो ब्रेसलेट है वो अमाइनो एसिड, फिर तीसरा भी अमाइनो एसिड। तो ये जब दरअसल कंबाइन कर जाता है तो एक चेन का निर्माण कर लेगा। उस चेन का ही अंग्रेजी में नाम क्या होता है? प्रोटीन। उस चेन का ही अंग्रेजी में नाम होता है प्रोटीन। लेकिन इस केस में क्या बोले थे कि ये दरअसल वॉच का ब्रेसलेट है, जो भी चेन है ना किसका है? वॉच का है। लेकिन जब बताएंगे कि प्रोटीन दरअसल क्या होता है, तो छोटा छोटा ब्रेसलेट या फिर जब छोटा छोटा अमाइनो एसिड का टुकड़ा एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके एक लंबे सा चेन या फिर ब्रेसलेट का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगा, उसको बोल देते हैं प्रोटीन। ये देखना, ये प्रोटीन काफ़ी सारी जगह में अपने शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे ये हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
हेयर में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रियस प्रोटीन। मतलब ये नेचुरल फाइबर का प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है। इधर नाखून है, नाखून में भी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी फाइब्रियस प्रोटीन है। उसके बाद हम लोग का स्टोमक है, तो हमारे स्टोमक में भी काफ़ी हद तक गोल धागे नुमा आकृति का कंपोनेंट, धागे नुमा आकार का पदार्थ पाया जाता है। तो इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सारे को अंग्रेजी में बोला जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर? अब यहाँ देख लेना, लिखा भी हुआ है कि दरअसल एंटीबॉडी आर द लार्जर वाइड शेप्ड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, लिखा है ना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या करेगा। एंटीबॉडी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज एंटीबॉडी विल फाइंड एज वेल डिस्ट्रॉय योर पैथोजन। फाइंड ईयर, ये लिखा है अपना पैथोजन, कहाँ चले गया? इधर ही तो लिखा था शायद। अच्छा इधर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी फाइंड एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन, मतलब क्या हुआ इसका कि एंटीबॉडी फाइंड एज वेल एज न्यूट्रलाइज द पैथोजन। तो पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन आर द हियर meant of the foreign agents which are playing a significant role in order to produce the disease। तो पैथोजन का क्या मतलब है? पैथोजन दरअसल फॉरेन एजेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अपना एंटीजन हो जाता है, लेकिन योर पैथोजन कुड बी लिटरली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। वैसा सूक्ष्म जीव होगा, वैसा छोटा छोटा जीव होगा जो कि दरअसल बीमारी डिजीज को उत्पन्न करने में अहम भूमिका प्ले करता है। तो पैथोजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑफ कोर्स फंगी हो जाएगा, मोल्ड्स भी हो जाएगा, ठीक है ना, और वायरस भी हो जाएगा। तो ये सारा जीव वैसा जीव है जो कि दरअसल किसी भी बीमारी को उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। ये अपना पैथोजन, यहाँ लिखा हुआ है ना पैथोजन। तो पैथोजन आर व्हाट? पैथोजन आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are playing the significant role in order for producing the disease। मतलब किसी भी बीमारी को उत्पन्न करने में जो ऑर्गेनिज्म अहम भूमिका निभाता है उसका अंग्रेजी में नाम होता है पैथोजेंस। क्लियर? एग्जाम्पल दिए कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी डिजीज उत्पन्न होता है या नहीं होता? हाँ, बैक्टीरिया से डिजीज उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलो हमारा दांत है ना, टीथ में भी कभी कभी डेंट्स लग जाता है और जो सारे है ना कीड़े वेड़े लग जाते हैं, तो क्या होगा? दांत को डिके करने लगेंगे। दूसरा केस बताए किसका? जैसे हम लोग का है साल्मोनेला टाइफे। क्या बोले? साल्मोनेला टाइफे। तो साल्मोनेला टाइफे का जो बैक्टीरिया होता है दरअसल वो टाइफाइड बीमारी को उत्पन्न करने में अहम भूमिका प्रदान करेगा। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफे का बैक्टीरिया, ठीक है। और बहुत सारा गुड बैक्टीरिया भी होता है, जैसे क्या है? इकोलाई। इकोलाई आर दोज बैक्टीरिया विच आर लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ आवर इंटेस्टाइन। वैसा दरअसल बैक्टीरिया जो कि हमारे आंतों में प्रेजेंट है और ये हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में अहम भूमिका प्रदान करता है। इसका अंग्रेजी में नाम होता है इकोलाई। क्लियर? सो इकोलाई आर दोज गुड बैक्टीरिया विच इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल टू लिटरली डाइजेस्ट द फूड कंपोनेंट्स फाइन इन ऑर्डर टू कैरी द कोर्स और डाइजेशन। कौन से कोर्स को ये टास्क को परफॉर्म कर देगा? दरअसल डाइजेशन को। और जब बात की बैड बैक्टीरिया की, तो सारे को पता है बैड बैक्टीरिया क्या हो जाएगा अपना? क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफे का बैक्टीरिया एग्जाम्पल होगा बैड बैक्टीरिया का। क्यों? क्योंकि ये डिजीज को प्रोड्यूस करता है। कौन सा डिजीज को? साल्मोनेला टाइफे टाइफाइड के डिजीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सबको टाइफाइड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर? आगे देखेंगे दूसरे क्लास में। बट एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गया कि प्रोबेबली योर एंटीबॉडी फाइंड एज वेल एज टारगेट एज वेल एज डिस्ट्रॉय व्हाट, सो इट लिटरली फाइंड्स एज वेल एज डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। फाइंड हियर, यहाँ लिखा भी हुआ है एंटीबॉडी फाइंड एंड डिस्ट्रॉय ऑफन न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस। मतलब क्या हुआ? जो हम लोग का एंटीबॉडी है ना, ये खोज लेगा किसको बाबू? ये खोज लेगा दरअसल पैथोजेंस को, यानी छोटे छोटे वैसे जीव को जो कि दरअसल बीमारी को उत्पन्न करने में अहम भूमिका शरीर के अंदर में प्रदान करते हैं। और जो भी बाहर का एजेंट शरीर पे कुछ इम्पैक्ट इसका डालेगा ना, उसके साथ में वो ट्रैक डाउन करके रिएक्शन करके उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? जो भी बीमारी उत्पन्न कर रहे थे उसको वो जीरो कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। गाड़ी में भी होता है ना न्यूट्रल गियर, उसके बाद फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थ्री गियर। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? उसके इफेक्ट को दरअसल वो जीरो कर देगा।
न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, इनके इफेक्ट को दरअसल वो जीरो कर देगा। उसके बाद बोलते हैं क्या है कि एंटीबॉडी लिटरली फाइंड व्हाट, सो इट एंटीबॉडी फाइंड्स लिटरली हियर मीन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंटीजन एज वेल एज इट कंबाइंस विद देम। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी फाइंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंटीजन एज वेल एज फाइंड विद देम। मतलब क्या हुआ, हर अलग तरह का एंटीजीन जो होता है ना वो दरअसल एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को फाइंड करके ट्रैक डाउन करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है। तो एंटीजन के बारे में पहले ही बताएं कि एंटीजन जो है फॉरेन पार्टिकल्स है। दूसरा समझने का कोशिश किए थे कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीबॉडी आर दोज पार्टिकल्स which are literally being made by the body, such as we are having the here main term of what, main term of the lymphocytes as well as the white blood cell। तो जो white blood cell का lymphocytes है ना वो important रोल प्ले करेगा किसको बनाने में, वो important रोल प्ले करेगा दरअसल इसको यानी एंटीबॉडी को बनाने में अहम भूमिका प्रदान करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इधर देखना ये लिखा हुआ है एंटीजन फॉरेन सब्सटेंसेस, ये प्रोड्यूस किसको करता है, एंटीजन, दरअसल एंटीजन मॉलिक्यूल्स को। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या करेगा, ये दोनों इट क्लोजेस द एक्टिव साइट ऑफ योर एंटीजन। ठीक है ना, तो ये दोनों कंबाइन करके एक्टिव साइट मतलब उस इलाके को दरअसल बंद करने की कोशिश करता है जहाँ से किसी भी बीमारी का हमला, जहाँ से किसी भी बीमारी का दरअसल टास्क शरीर में परफॉर्म किया जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, इट फाइंड एज वेल एज क्लोजेस द एक्टिव साइट ऑफ द एंटीजन्स, फाइंड हियर इट क्लोज द एक्टिव साइट एंड क्लोज द साइट ऑफ एंटीजन। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है जब क्लोज करेगा, मतलब क्या हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। क्यों, मान के चलो जैसे ये बाहर का पार्टिकल्स ये शरीर में भीतर आ गया और ये शरीर के अंदर पहले से था। ठीक है ना, और इसके रिस्पॉन्स से बचाने के लिए शरीर में इस कंपोनेंट को एक्टिव होकर के इससे लड़ना पड़ा। तो उस दौरान क्या होगा कि हियर मीनिंग ऑफ द एंटीजन प्रोबेबली enclosed as well as the active site of the antigen are literally being enclosed by the help of your antibody। मतलब क्या हुआ, शरीर में जो भी हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र है ना, इम्यूनिटी है, ये सारा किसी भी बीमारी के रिस्पॉन्स में लड़ाई करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मान चलो बाहर से कोई फॉरेन एजेंट शरीर को आकर के डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में इट क्लोजेस द एक्टिव साइट ऑफ योर हियर मीन ऑफ द एंटीजन as well as the antigen and antibody literally combine to form the complex, thus it is popularly known as what, thus it is popularly known as the here main term the antigen antibody complex। find here antigen antibody complex, find here, देखना इधर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जब दोनों मिल जाएगा तो क्या करेगा, when both of them mean literally antigen and your antibody combines thus इट न्यूट्रलाइजेज, है ना। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट में ये इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब बाहर का जो केमिकल सब्सटेंस शरीर पे हमला करके शरीर को बीमारी करने में या फिर बीमार करने में अहम भूमिका निभा रहा था, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब वो टास्क धीरे धीरे रुक जाएगा कि बाहर से जो कीड़ा मकोड़ा शरीर पे हमला कर रहा है, शरीर को बीमारी कर रहा है, वो टास्क रुक जाएगा सबसे पहले। देन व्हाट विल बी हैपनिंग, देन इट विल स्टार्ट टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, मतलब उसका जो भी इफेक्ट था ना उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे कि इट लिटरली इनएक्टिवेट्स एज वेल एज न्यूट्रलाइज इट्स इम्पैक्ट। फाइंड हियर, इधर देखना, इट इनएक्टिवेट्स एंड न्यूट्रलाइज, मतलब क्या हुआ, शरीर में जो हम लोग का एक प्रतिरक्षा तंत्र है ना ये एज इट इज़ रहता है, लेकिन बाहर से अगर कोई केमिकल सब्सटेंस या फिर टॉक्सिन्स, ठीक है ना, जहर या फिर पोलन, मतलब पराकण जो फूल वूल के सतह पे रहता है, ठीक है, ये सारा। उसके बाद सूक्ष्म जीव भी है, सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या हुआ, बैक्टीरिया था और क्या था, वायरस, ये सारे शरीर में आएंगे। तो ये अपना एंटीबॉडी उसके तरफ कुछ खास रिस्पॉन्स शो करता है। ये एंटीबॉडी जब कुछ खास रिस्पॉन्स शो करता है उस दौरान ये क्या करेगा,
जो भी एक्टिव साइट रहेगा किसका, एंटीजन का, उसको एंटीबॉडी बंद करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या बताएं कि जो एंटीजन शरीर पे हमला किया, एंटीबॉडी इसके इफेक्ट को रोकने का काम किया। मतलब जो भी बाहर कुछ कीड़ा मकोड़ा हमारे शरीर में आ रहा था, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसके तरफ कुछ खास रिस्पॉन्स करने का कोशिश किया और इसको रोकने का कोशिश किया। तो प्राइमरली इट विल लिटरली डू व्हाट थिंग, सो प्राइमरली इट विल लिटरली इनएक्टिवेट, देन आफ्टर दैट इट विल न्यूट्रलाइज इट्स इम्पैक्ट। यहाँ लिखा भी हुआ है ना, इट विल न्यूट्रलाइज इट्स इम्पैक्ट। अब बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है हम लोग का हियर इन टर्म ऑफ द एंटीबॉडी का। तो कौन कौन सा होता है, मोनोमर हो जाएगा और पेंटामर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें ना, हियर इज पेंटामर, हियर इज मोनोमर, और एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम अंग्रेजी में क्या है, जिसका नाम है डायमर्स। फिर से देख लेना कि जो अपना एंटीजीन के रिस्पॉन्स में जो हमारा शरीर एक चीज़ को शो करता है उसका अंग्रेजी में नाम है एंटीबॉडी। और ये 3 कंपोनेंट में बटा हुआ है। पहला है हम लोग का डायमर, देन व्हाट, देन द मोनोमर, then the pentamer. Find here, dimer is here, pentamer is here, and monomer is here. Probably its structure also given. Here is monomer, one chord like structure. Then in the second we are having the dimer, means 2 branch like structure. Then pentamers, probably meaning what? Probably meaning 5 coordinated structure or the compounds molecules like structure. Now, तो जब बात करते हैं कि इन्होंने मतलब लैंडस्टेन ऑस्ट्रिया ने जो 4 तरह का ब्लड ग्रुप को खोजने का काम किया था, वो दरअसल 4 तरह का डिफरेंट ब्लड ग्रुप था। क्या, एक तो हो जाएगा हम लोग का ए ब्लड ग्रुप, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। अब तीसरा क्या होता है, तीसरे का नाम है ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथे का नाम है जो है ना ओ मान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या फिर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन इसको अंग्रेजी में जो है कभी कभी 0 ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। अभी समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि इनको दरअसल जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको 0 ब्लड ग्रुप क्यों बोला जाता है। सबसे पहले इधर मतलब हो गया कि व्हेन एंटीजन ए इज लिटरली बीइंग प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, मान के चलो जो हम लोग का खून का हिस्सा है उसमें रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट होता है, और उन रेड ब्लड सेल के कंपोनेंट पे अगर एंटीजन जो है ना ए प्रेजेंट रहेगा, देन व्हाट, देन प्रोबेबली हियर इन टर्म ऑफ द ब्लड ग्रुप बी विल बी लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टर्म ऑफ योर हियर इन टर्म ऑफ द कंडीशन जो है ना when here containing the A blood group. Then literally suppose the condition where probably the antibody containing the B blood group in your क्या पूछते हैं सेल जो है ना ए खून का प्लाज्मा है उसके ऊपर में कुछ पोर्शन वाइट ब्लड सेल का भी रहता है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम ये रेड ब्लड सेल का है तो खून का रंग किस तरह का दिखेगा, दरअसल ये लाल। क्या बताए कि सपोज द व्हाट, सपोज एंटीजन बी इज प्रेजेंट वेयर, सपोज रेड ब्लड सेल, बट the A group will be what, so it will be actually A. एक ऐसा कंडीशन है जो कि दरअसल थर्ड केस जो हम लोग का वो एंटीजन का ए कंपोनेंट एंटीजन रेड ब्लड सेल वाले हिस्से में रहेगा, लेकिन बॉडी है ना तो एंटीबॉडी ओरिजिनल, so A as well as our body समझते हैं, थोड़ा बताएं where probably
B are being present in term of. Then suppose a condition where where no anti-A neither anti being present in term of your blood plasma, obtained result will be what? Then the final obtained result in term of your blood AB this actually O blood नहीं कर देना इस सर का ब्लड है O है तो वो कर ले। हालांकि जब वो ऐसा केस तो जरूर अभी जो है थोड़ा टाइम है, ठीक है ना, ज्यादा क्या बताएं ओ ब्लड ग्रुप है या फिर जो जीरो ब्लड ग्रुप है इसके तो क्या बोले थे, नाइदर इज इन बी विल बी प्रेजेंट इन टर्म ऑफ। तो इनको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, इनको बोला जाता है ठीक है। अब टर्म हम बार बार समझा रहे थे कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा मतलब जैसे कि वैसा केस जहां पे ब्लड ग्रुप बन रहा था, एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन योर रेड ब्लड सेल, का नाम है प्लाज्मा। क्या बोले इसी मतलब करते हैं ना 35 है उसका अंग्रेजी में है तो सेंट्रीफ्यूज। एक मशीन होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज, जैसे आटा का मशीन होता है, उसके बाद जैसे पॉट होता है अपना वो इलेक्ट्रिकल ना मोटर नहीं होता कार में जिसके द्वारा एक लोकेशन से क्या उसी तरीका से उसके अंदर ये मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मोटर भी हो सकता है से कुछ काइनेटिक एनर्जी जानता है, काइनेटिक एनर्जी केमिस्ट्री क्लास में बताते हैं। तो जब ये एनर्जी दरअसल ट्रांसफर कर देंगे होगा क्या, वो अलग चलेगा। 5-6 कंपोनेंट का नाम है प्यूरिफाई करने में अहम भूमिका प्रदान की। होगा क्या, होगा ये कि खून का कंपोनेंट है ना, खून का 35% का भाग क्या होता है प्लाज्मा। अमाउंट में प्रोटीन अमाउंट में रेड ब्लड सेल भी रहता है और व्हाइट कहाँ, खून में। क्लियर। अब यहाँ एक टर्म हम लोग डील किए, नेक्स्ट इनहेरिटेंस का है जिसमें जो कुछ ऑर्गन की खूबी है ना, ये सारे गुण किसी भी संतान माता पिता ईयर लूप है, मेरा ईयर लूप कहा लगा, ये पॉइंट है ना इधर उधर से कुछ निकला हुआ है डाउनवर्ड, तो इसको क्या बोल देंगे, फ्री ईयर लूप। जिसके बेसिस पे उन्होंने इनहेरिटेंस खोजने का मंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जानकारी है किसी को क्या, मंडल ने काफी ज्यादा लिया लेना हुआ क्या, उसको टीचर बनने का शौक था तो क्लियर, लेकिन कुछ कारणवश जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो टीचर ढंग से नहीं बन पाया, तो जो है पी मतलब जिसको हम लोग खास ऐसा ना पीक पे वो में बहुत सारा मिलता था जिससे उसका शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, ठीक है। को उन्होंने 7 साल किया
कौन से इश्यू में को दरअसल 1863 to 1875 is probably known as the unit by the है ना, ठीक है। इन सारे कैरेक्टर यूनिट कैरेक्टर मतलब कुछ गुण वाला स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जैसे मान के चलो कान का जो भी ये है ना, ये अटैच भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। ये है फ्री पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा ना, उसका छोटा सा गुण को हम लोग बोल देंगे यूनिट कैरेक्टर। which will be controlled by the specific type of the gene। तो जीन क्या होता है, जीन्स, ठीक, सेल्स एंड अलार्म फॉर्म ऑफ द जीन, क्लियर। और तुम लोग ऐसा बोल सकता है जीन्स आर द थिंग्स व्हिच आर लिटरली बीइंग लोकेटेड ऑन योर क्रोमोसोम्स, नॉट बट एक्चुअली स्ट्रक्चर, जो भी ग्रीन थ्रेड लाइक हाँ न्यूक्लियर उसको बोलते हैं। तो उसको बाद में देखेंगे पॉलन क्या होता है, ठीक है। तो बताए जिसे क्या होता है स्टामेन, काफी हद तक तो जो पौधे में हरे स्ट्रक्चर पाया जाता है, पत्ता को छोड़ा मैं पॉलन से, उसके अंदर में ये अपना पॉलन रहता है, हिंदी में ना, ठीक है ना। जो भी ये के द्वारा बेसिकली स्टेब्लिश की जाती है, क्लियर। और जब माइक्रोऑर्गेनिज्म या दूसरा जो भी अपना ये वैसे कोरोना वायरस, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना, सबको पता है। फिर अपना बैक्टीरिया जिसके बारे में पता है, गुड बैक्टीरिया भी होता है। फिर ये पेरेंट्स बेबी तक ट्रांस ब्लड ग्रुप के चलो क्या होता है कि मान पेरेंट्स है, ग्रुप का कलर है ए, और जो फीमेल पेरेंट्स है उस जीरो ब्लड ग्रुप, तो जो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ऑफ कोर्स अगर मान के चलो फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी, तो जो संतान, तो ये बॉडी है ना, वैसा प्रोसेस ऊपर में डेड ब्लड सेल का जो भी इसका स्किन है ना, उस पर वुंड आएगी, मतलब घाव बनेगी, और धीरे